वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिकल्स भी सबसे ज़्यादा हैं और वर्ड्स भी सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, मतलब लार्जेस्ट है। अब इनिशियली इसमें कितने आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स थे जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और राइट नाउ कितने हैं? आर्टिकल्स इनिशियली थे 395, प्रेजेंटली 448 हैं। पार्ट्स 22 थे इनिशियली, राइट नाउ 25, एंड शेड्यूल्स इनिशियली थे 8, अभी के टाइम में है 12 शेड्यूल्स। राइट, और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स सबसे कम किस में है, दैट इज इन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। और वर्ड्स सबसे कम इस पूरे वर्ल्ड में किसके कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज इन मोनाको। मोनाको के कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा है अगर वर्ड्स के टर्म में पूछा जाए। अगर आर्टिकल्स के टर्म में पूछा जाए तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स भी, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स भी। ठीक है, इनिशियली कितने थे? 395 आर्टिकल्स, प्रेजेंटली 448 है। पार्ट्स 22 थे इनिशियली, राइट नाउ 25 है। शेड्यूल्स 8 थे, राइट नाउ 12 है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, किस कंट्री का लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है पूरे वर्ल्ड में, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब देखो, मौर्यन टाइम, दैट इज अशोका के टाइम में चाणक्य एक टीचर थे, मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें बताया गया कि किसी भी स्टेट या किसी भी एरिया में अगर आपको शासन करना है तो उनके लिए आपको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब रूल्स फॉलो करना ये उस टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, तो आज के टाइम में भी तो कुछ ऐसा होगा ना कि हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टेट या कुछ एरिया या कुछ कंट्री को चलाना है। तो ऐसे रूल्स किस में लिखे गए हैं? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो हमें अब क्या पढ़ना है कि जो अभी का हमारा करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। अब हिस्ट्री देख लेते हैं अगर हम इंडिया की, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडिया में यूरोपियंस कैसे आए? बेसिकली केरला में स्पाइसेस का ट्रेड किया जाता था इंडिया के केरला से, क्योंकि केरला स्पाइस रिच एरिया है, तो वहाँ से ट्रेड किया जाता था स्पाइसेस का। इंडिया से किया जाता था टू यूरोप, बट थ्रू लैंड किया जाता था। ठीक है, सो इन 1450 इंडियाज फेमस स्पाइसेस कहाँ से? केरला से भेजे जाते थे। कहाँ पर? यूरोप में भेजे जाते थे। ठीक है, केरला के इंडिया से स्पाइसेस का ट्रेड किया जाता था फ्रॉम अफगानिस्तान टू ईरान टू टर्की टू यूरोप। तो अल्टीमेटली यूरोप तो पहुंच जाता था स्पाइसेस, बट कैसे पहुंचता था? थ्रू लैंड के थ्रू। कहाँ से? इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, टर्की से होता हुआ यूरोप जाता था। ठीक है, तो टर्की से लास्ट में होता हुआ कहाँ पहुंचते थे स्पाइसेस? यूरोप में पहुंचते थे। ठीक है, रफ मैप में देख लेते हैं हम। इंडिया से स्पाइसेस जाते थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की एंड देन यूरोप में स्पाइसेस का ट्रेड होता था थ्रू लैंड। लैंड के थ्रू होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंड के थ्रू उस टाइम ट्रेड होता था बिफोर 1450 बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। ठीक है, इंडिया और यूरोप के बीच में स्पाइसेस का ट्रेड होता था थ्रू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान टू ईरान टू टर्की, और ये एक लैंड रूट था स्पाइसेस का। ठीक है, अब क्या होता है, यूरोप से ट्रेड, यूरोप और इंडिया के बीच में स्पाइसेस का ट्रेड तो हो रहा था, फिर यूरोपियंस इंडिया क्यों आए? दैट इज़ ब्रिटिशर्स, डचेस, पुर्तगाली इंडिया में क्यों आए? अब क्या होता है, इंडिया से स्पाइसेस तो जा रहे थे यूरोप में, और उनको स्पाइसेस की ज़रूरत क्यों थी यूरोपियंस को? क्योंकि यूरोपियंस 90% नॉन वेज उनकी मील होती है। ठीक है, अब नॉन वेज को प्रिजर्वेटिव्स चाहिए प्रिजर्व करने के लिए, जिसमें से स्पाइसेस भी एक प्रिजर्वेटिव होते हैं मीट को प्रिजर्व करने के लिए। तो बेसिकली यूरोपियंस को स्पाइसेस इसलिए चाहिए थे, जिसका ट्रेड वो इंडिया से करते थे। ठीक है, थ्रू लैंड करते थे पर। ठीक है,
स्पाइसेस तो यूरोपियंस को मिल रहे थे इंडिया से, पर लैंड के थ्रू मिल रहे थे। ये सब बात है 1450 से पहले की बात है, ठीक है। 1450 से पहले इंडिया और यूरोप में स्पाइसेस का ट्रेड हो रहा था। कहाँ से कहाँ तक हो रहा था? थ्रू अफगानिस्तान, ईरान, टू टर्की, टू यूरोप। यहाँ पे उनको स्पाइसेस मिल रहे थे यूरोप को। अब क्या होता है 1450 में, क्या होता है, टर्की, इसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? उस्मानिया, दैट इज ऑटोमन एम्पायर जाके ऑक्यूपाई कर लेता है टर्की को। टर्की में भी किस जगह को? कॉन्स्टेंटिनोपल को। और क्या करता है वहाँ जाके टैक्सीज को बढ़ा देता है। कौन? ऑटोमन एम्पायर टैक्सीज को बढ़ा देता है। टैक्सीज बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो मतलब स्पाइसेस के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। अब टर्की महंगा करके स्पाइसेस को बेच रहा है यूरोप में। इसके साथ ही क्या होता है 1450, दैट इज 15th सेंचुरी में रेनेसेंस आ जाता है यूरोप में। रेनेसेंस का क्या मतलब होता है? रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक इन्वेंशंस होना, ठीक है, जिसमें उन्होंने कंपस जो डायरेक्शंस के लिए चाहिए होता है उसकी इन्वेंशन की, और नेवल शिप्स, इनकी इन्वेंशन और इनकी इनोवेशंस भी की किन्होंने? यूरोपियंस ने ना 1450 15th सेंचुरी में। अब क्या हो रहा था एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यूरोपियंस को नॉन वेज के लिए क्या चाहिए थे? नॉन वेज को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस चाहिए थे, जो 1450 से पहले उन्हें इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, थ्रू ईरान, टू टर्की, टू यूरोप जा रहे थे, ठीक है, स्पाइसेस उनको मिल रहे थे, ठीक है। टर्की के थ्रू उनको तो क्या मिल रहे थे? स्पाइसेस तो मिल रहे थे यूरोप को। पर 1450 में क्या होता है कॉन्स्टेंटिनोपल को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? उस्मानिया, दैट इज ऑटोमन एम्पायर 1450 में, ठीक है। 15वीं सेंचुरी में जिससे टैक्सेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं स्पाइसेस के, यूरोप में महंगा करके बेचते हैं ऑटोमन एम्पायर वाले। कहाँ पर? टर्की से यूरोप में। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है 15th सेंचुरी में यूरोप में आ गया रेनेसेंस, मतलब इन्वेंशंस होने लगी। तो इन्वेंशन के चलते उन्होंने कंपास को इन्वेंट किया और नेवल शिप्स, अच्छी शिप्स बनाई, ठीक है। तो दो चीज़ें उनके पास आ गई यूरोप में। मेजर दो चीज़ें क्या हो गई वहाँ पे यूरोप में? कौन सी सेंचुरी में? 15th सेंचुरी में। कि स्पाइसेस के प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे यूरोप में। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने टर्की पर कब्जा कर लिया था। और दूसरा क्या हो रहा था, यूरोप में रेनेसेंस भी आ गया। दैट इज़ लोगों की सोच वहाँ कैसी होगी? रैशनल थिंकिंग की होगी, साइंटिफिक अप्रोच होगी उनकी, जिसके चलते उन्होंने क्या? नेवल शिप्स और कंपस बनाए। तो अब यूरोपियंस के पास क्या थे? ज़रिया था कि वो सी रूट ढूंढ पाए स्पाइसेस के लिए टू इंडिया, ताकि उन्हें लैंड रूट से बचना पड़े, क्योंकि उन्हें महंगा पड़ रहा था लैंड रूट। स्पाइसेस वहाँ कौन ट्रेड कर रहे थे? टर्की वाले कर रहे थे। उन्होंने बोला हम खुद ट्रेड करेंगे डायरेक्ट इंडिया से, और वो भी सी रूट के थ्रू, ठीक है। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस इंडिया में आए, जो कि अब मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में हमारे लेक्चर चल रहे हैं, वहाँ चेक करना, ठीक है। हम तो यहाँ पॉलिटी कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए, कैसे उन्होंने यहाँ अपना रूल स्टार्ट किया, और फिर कैसे इंडिया को ज़रूरत पड़ी फ्रीडम की, ठीक है, और फिर कैसे इंडिया ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, ठीक है। तो पुर्तगीज, डचेस, ब्रिटिशर्स, डेन्स एंड फ्रेंच इंडिया में आते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिशर से लॉन्गेस्ट टाइम के लिए वही रहते हैं, वही रूल करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में, ठीक है। और उसके बाद तो जाते ही नहीं है इंडिया से। आए तो ट्रेड करने थे, तो बेसिकली पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, वो ट्रेड करने आए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगा लेती है, और कब तक यहाँ रूल करती है एज अ कंपनी? 1858 तक, ठीक है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रहती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये कंपनी रूल होता है अंटिल 1858 तक रहती है। 1858 के बाद क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश क्राउन खुद आके रूल करता है इंडिया में। तो दो तरह के मतलब रूल हो गए, एक हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जब कंपनी आती है सिर्फ, और दूसरा रूल हो गया जब ब्रिटिश क्राउन आता है, ठीक है। तो यूरोपियंस क्यों आए इंडिया में? आए तो वो ट्रेड करने थे, उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ, उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगा ली, और अल्टीमेटली दो तरह के रूल हुए यहाँ पर, दैट इज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और ब्रिटिश क्राउन का रूल हुआ, ठीक है। अब ये जो है तो ब्रिटिश ही है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही काम कर रही थी, पर पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी उन्होंने, बाद में वो गवर्नमेंट खुद आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन दोनों ने क्या ही एक्ट पास किए इंडिया में। सो एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया
कुछ एक्ट्स पास किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और कुछ पास किए थे ब्रिटिश क्राउन ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ जो एक्ट्स पास किए थे वो क्या थे हमारे पास, उन्हें हमें मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में ही डिटेल में करना है, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक्ट पास किए, ये हैं वो कुछ एक्ट्स फ्रॉम 1773 टू 1858 तक। इंडिया में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा, देन ब्रिटिश क्राउन ने 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने ये कुछ एक्ट पास किए। तो दोनों ठीक है। तो कुछ एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर लगाए और कुछ एक्ट ब्रिटिश क्राउन ने लगाए, ठीक है। पर दोनों ही एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही पास किए थे। अब क्या होता है, इन एक्ट्स के चलते ये जो एक्ट पास किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ये एक्ट पास कर रही थी फ्रॉम 1773 टू 1947 तक, इसके बीच में क्या होता है, मतलब ये कौन सा टाइम चल रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइम चल रहा है। इसके बीच में क्या होता है, जो इंडिया के लीडर्स थे उस टाइम पर, ठीक है, तब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो उस टाइम इंडियन के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, ठीक है, बाय इंडियन लीडर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई। देखते हैं अब हम किन किन लीडर्स ने कब कब ये डिमांड रखी और पहली बार किस इंडियन लीडर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी, ठीक है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए इंडिया के लिए, हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और क्या स्ट्रगल होती है अब, ठीक है। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने स्वराज बिल में बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा एक सिद्धांत होना चाहिए हमारे इंडिया में, ठीक है। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा एक सिद्धांत हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ कहा ये चीज़, ठीक है, ऐसा एक सिद्धांत होना चाहिए। 1895 में बोला किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बैकग्राउंड हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख चुके हैं, ठीक है, कि कैसे ब्रिटिशर्स आए और क्यों हमें फिर उसके बाद इंडियन लीडर्स को ज़रूरत महसूस हुई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ड्यूरिंग फ्रीडम फाइट। 1922 में गांधी जी ने अपने आर्टिकल हरिजन में, ठीक है, गांधी जी ने अपने आर्टिकल हरिजन में क्या कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है, उसमें इंडिया की ही विल होनी चाहिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज बिल में बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, ठीक है, कि ऐसा एक सिद्धांत इंडिया में होना चाहिए। 1922 में गांधी जी ने अपने हरिजन आर्टिकल में बोला कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ही बनाएगा। 1924 में स्वराज पार्टी ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी ने कब किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड, तो 1924 में की थी। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1934 में M.N. रॉय, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1934 में M.N. रॉय ने फर्स्ट मेड अ फॉर्मल डिमांड, फॉर्मली किसने डिमांड किया सबसे पहले, तो कहा जाता है M.N. रॉय ने किया 1934 में फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए फॉर्मल डिमांड किसने की थी, M.N. रॉय ने 1934 में। देन 1935 में पूछा जाता है कि INC ने, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो CA क्या लिखा है मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी 1935 में। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो 1924 में स्वराज पार्टी ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 1934 में M.N. रॉय ने डिमांड की थी, 1935 में INC ने डिमांड की थी, INC ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले डिमांड की थी, ठीक है। देन 1936 में अब हम देखेंगे, 1936 में नेहरू जी ने 1936 में क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इंडिया की, उसे कैसे चुना जाएगा, बाय अडल्ट फ्रेंचाइजिंग,
अब ये अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? नेहरू जी ने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में 18 साल और उससे ज़्यादा की उम्र वालों को पूरा राइट है इलेक्शन में वोटिंग करने का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका क्या जेंडर है, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या सोशल स्टेटस है। हर एक इंसान को जो 18 साल और 18 साल से ऊपर की एज का है वो वोट कर सकता है इलेक्शन में। ठीक है, इसे कहा जाता है अडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। 1936 में नेहरू जी ने बोला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की बनाई जाए वो कैसी बनाई जाए? इलेक्टेड बाय अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, मतलब उसमें इलेक्शंस करवाए जाए जिसमें भारत का हर वो शख्स जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल और 18 साल से ऊपर है, उसको पूरा राइट है वोट करने का उन इलेक्शंस में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाई जाएगी तो उसके लिए इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस में हर इंसान को वोट करने का पूरा हक होगा। कौन सा इंसान? जिसकी उम्र 18 साल और 18 साल से ऊपर होगी। राइट, तो ये तो क्लियर हो गया अडल्ट फ्रेंचाइजी। ये किसने कहा था? 1936 में नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। 35 में आईएनसी ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले, 34 में एमएन रॉय ने की थी, 24 में स्वराज पार्टी ने की थी एंड 36 में नेहरू जी ने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडल्ट फ्रेंचाइजी से चुना जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर पेश किया गया। 8 अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर इंट्रोड्यूस। इस अगस्त ऑफर में क्या इंट्रोड्यूस किया गया? ब्रिटेन ने, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसमें डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इससे पहले सभी इंडियन लीडर्स ने, आईएनसी ने ही डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, पर इस डिमांड को आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आईएनसी कंप्लीट फ्रीडम चाहती थी, और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया इस डिमांड को क्योंकि मुस्लिम लीग एक सेपरेट ही नेशन चाहती थी। ठीक है, अब 42 में क्या हो रहा है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही है जिसमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए इंडियन का। ये तो अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उन्होंने बोला ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे पर इंडिया को वो कंप्लीट फ्रीडम नहीं देंगे, डोमिनी स्टेटस देंगे, जिसको आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। अब 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए था किसका? इंडियंस का। तो अब ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बन गया कि अगर उन्हें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि इंडियंस को चाहिए वो बनाने का उन पर प्रेशर पड़ गया, किस पे? ब्रिटिशर्स पर। तो उन्होंने 42 में क्या लाया? 1942 में क्रिप्स मिशन लाया इंडिया में, पर वो फेल हो गया। ठीक है, अब ये जो जितने भी मिशन जो ऑफर्स कर रहे हैं ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में किए हुए हैं। ठीक है, वहाँ आप इंडियन हिस्ट्री में चेक करना मेरी प्लेलिस्ट में। देन इन 1945 वेवल, दैट इज लॉर्ड वेवल जो वॉइस राय थे उस टाइम इंडिया के, उन्होंने एक प्लान लाया दैट इज वेवल प्लान, ताकि आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व किया जाए, पीस लाया जाए उन दोनों के बीच में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस की जिसे कहते हैं हम शिमला एग्रीमेंट 1945। ठीक है, तो वेवल, लॉर्ड वेवल ने जो कि वॉइस राय थे उस टाइम इंडिया के, उन्होंने इंडिया आईएनसी और मुस्लिम लीग में पीस लाने के लिए शिमला एग्रीमेंट लाया, और शिमला एग्रीमेंट भी फेल हो गया। आईएनसी और मुस्लिम लीग में कन्फ्लिक्ट ही रहा, वो सॉल्व ही नहीं हुआ। देन इन 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में इलेक्शंस होते हैं जहां लेबर पार्टी से जो थे क्लेमेन एटली थे, लेबर पार्टी से क्लेमेन एटली लड़ रहे थे वो इलेक्शंस, वही विनर बनते हैं आगे चल के इस इलेक्शंस के रिजल्ट से। और कंजर्वेटिव पार्टी से कौन खड़े थे? चर्चिल। ठीक है, जो कि लूजर थे, इस इलेक्शंस को लूज करते हैं। एंड क्लेमेन एटली वाज द विनर ऑफ ब्रिटेन इलेक्शंस 1945। सो क्लेमेन एटली क्या बनते हैं? पीएम बनेंगे फिर ब्रिटेन के 1945 में। और ये जो क्लेमेन एटली थे इंडिया से सहानुभूति रखते थे, ये चाहते थे
कि इंडिया को फ्रीडम मिले इसके सपोर्ट में थे कौन? क्लेमेंट एटली, जो उस टाइम पीएम थे ब्रिटेन के, और इन्होंने ही कैबिनेट मिशन 1946 को भारत में भेजा, क्योंकि बाकी सभी ऑफर फेल होते जा रहे थे इंडिया में। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में 46 में आएगा, और यही कैबिनेट मिशन इंडिया में आकर किसकी फॉर्मेशन करेगा? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे हम लेक्चर नंबर 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।